कुछ भी बोलते हैं। गदर टू, सैयारा, धुरंधर, एक दीवानी की दीवानियत, धमाल टू, वेलकम टू द जंगल। एक्चुअली ये सब जो फिल्में हैं डिफरेंट जॉनर की हैं, लेकिन इनमें सब में कॉमन चीज़ ये है कि सब कामयाब हैं, सब ने अच्छा कलेक्शन किया है। अगर आप नोट करो तो इससे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअली ऑडियंस की चॉइस है क्या। और अभी लेटेस्ट जो है वो है, मैं बात करूंगा आवारापन 2 की, जिसे इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। आप सोचिए कि इमरान हाशमी के कैरियर की सबसे बड़ी ओपनिंग मिली है। आप सोचिए कि उसका जितनी भी फिल्में देखो, उनका लाइफ टाइम कलेक्शन एक तरफ है और इसके आवारापन 2 का फर्स्ट डे कलेक्शन आप देखो तो एक तरफ है। जितने भी ट्रेड वाले हैं, जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं, वो खुद शॉक्ड हैं। और एक्चुअली ये पहले नहीं हुआ, ये मैं पहले भी जैसे आपको एग्जाम्पल बताई कि जितनी भी फिल्में हैं वो सब जो हैं वो बहुत बड़ी हिट्स हैं और सब एक दूसरे से अलग है। तो एक्चुअली समझना बहुत मुश्किल है कि किसको क्या पसंद है। मैंने कल दोनों फिल्में एक ही दिन में देखी, इसलिए मैंने ये रिव्यू जो है मैं दोनों फिल्मों का साथ में करूँगा। आवारापन 2 और बंटवारा 1947, ये दोनों फिल्में मैंने एक ही दिन में देखी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि दोनों फिल्मों का रिव्यू मैं एक ही साथ करूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आवारापन 2 से, क्योंकि वो इतना बड़ा क्रेज़ है। स्पेशली यंग ऑडियंस जो है, जो 15 to 30 का ऑडियंस है, जिन्होंने ये पिक्चर को देखा, मैंने उनके साथ देखा तो उनका जो रिएक्शन था, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं ये रिव्यू पहले करूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आवारापन 2 के बारे में। तो मैं आवारापन 2 के बारे में आपको ये बात बताऊँ कि बॉलीवुड में ये जो सीक्वल्स का दौर है, अगर आप ये जितने भी सीक्वल्स हैं, अगर आप ये इन सबको उठाओगे तो आपको ये एहसास होगा जितने भी सीक्वल्स बनाए जाते हैं वो सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं कि उनका नॉस्टैल्जिक फील आए और पैसे बनाए जाए। सिंपल मतलब है इनका। अच्छी स्टोरी हो ना हो, अच्छी फिल्म बनाने का मकसद हो ना हो, लेकिन ये फिल्म बनानी है उनको। और काफ़ी सालों के बाद इनको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा है या ये बहुत अच्छा है, जैसे आवारापन 2। लेकिन ये फिल्म तो फ्लॉप थी। देखा जाए तो इसका म्यूज़िक सुपर डुपर हिट था, लेकिन उसका जो कल्ट क्लासिक म्यूज़िक था उसके ऊपर बैंक करके उन्होंने ये फिल्म बनाई। उनको खुद को भी ये एक्चुअली यकीन नहीं होगा कि ये फिल्म इतनी बड़ी ओपनिंग लेगी और इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर की तरफ चलेगी। काफ़ी हीरोज़ को पता होता है कि उनकी आखिरी इनिंग्स चल रही है, इसलिए वो अपनी पुरानी पॉपुलर फिल्म्स को रीमेक करते हैं या उनका सीक्वल्स बनाते हैं, ताकि वो गारंटीड कुछ उनको एक हिट्स मिले। ये आप नोट कीजिए जो मैं कह रहा हूँ। ये चाहे उनको पता होता है उन फिल्मों में सेंस हो ना हो, उस बात को गारंटी करना चाहते हैं कि वो फिल्म्स हिट हो। बात करते हैं आवारापन 2 की। मैं आपको ऑनेस्ट अपना ओपिनियन दूंगा, चाहे उसके लिए फिर से मुझे गालियाँ पड़े कमेंट्स में। आवारापन 2 के ट्रेलर जो मैंने कहा वो सही कहा था। मैं अभी भी उसी पर अड़ा हूँ जो मैंने कहा था। मैंने कभी नहीं कहा था कि आप थिएटर में मत जाओ। मैंने कभी भी किसी भी रिव्यू में, आप मेरे पुराने रिव्यूज देखो, अगर इमरान हाशमी की बात कर रहे हो, इमरान हाशमी इज अ फैंटास्टिक एक्टर। अगर मेरा लास्ट रिव्यू इमरान हाशमी का है, उसकी वेब सीरीज आई थी तस्करी, उसका रिव्यू का मैं आपको क्लिप दिखा दूंगा आपको। इमरान हाशमी, इफ ही गेट्स द राइट डायरेक्टर, इफ ही गेट्स द राइट सब्जेक्ट, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, आई एम टेलिंग यू, एंड ही हैज प्रूव्ड इट। वॉच तस्करी एंड यू विल नो व्हाट इमरान हाशमी इज। अब देख लीजिएगा, उसमें मैंने कहा है कि ही इज द फाइनेस्ट अंडररेटेड एक्टर ऑफ बॉलीवुड, और वो सही बात है। उसको अगर सही स्क्रिप्ट मिली, सही स्टोरी मिली, तो वो बहुत जबरदस्त एक्टर है। तो मैंने कुछ गलत नहीं कहा। और अगर ट्रेलर में उसने 3 एक्सप्रेशन दिए तो वो सही है, उसका रोल ही वो है जिसमें उसका एक्सप्रेशन वो चेंज नहीं हो रहा, और फिल्म में भी उसने वो सेम ही एक्सप्रेशंस दिखाए हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं बोला। लेकिन क्या है कि आप लोगों में इमरान हाशमी के डाई हार्ट फैंस हैं जो बिल्कुल उस बात को ऑफेंडेड हो गए और गालियों पे गालियां। और मैं उस बात को बुरा नहीं मानता हूं, क्योंकि हम आजकल गालियां देना सोशल मीडिया पे एक फैशन हो गया है। आप लोग तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को माँ बहन की गालियां देते हो, तो मैं क्या चीज़ हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। बट मैं जवाब नहीं देता हूँ। आई डोंट थिंक किसी को भी जवाब देना चाहिए। जो ऑनेस्ट रिव्यू है मैं ज़रूर दूंगा आवारापन 2 के बारे में। अगर ये फिल्म आवारापन 2 में ये म्यूज़िक ना होता और ये नॉस्टैल्जिक फील ना होती, आवारापन 2 का नाम ना होता, और अगर ये पुराना म्यूजिक नहीं यूज किया जाता, तो क्या ये फिल्म वाकई में इतनी अच्छी है? आप अपने दिल से पूछिए, क्योंकि मैं तो थिएटर में था उन पूरे हाउसफुल ऑडियंस के साथ। जब भी वो म्यूजिक आता पुराना, ओ वाह लोग आते थे, लेकिन नहीं तो बाकी पूरा हॉल चुप था। जो मैच्योर्ड ऑडियंस थी वो ये जानती थी कि एक्चुअली वो फिल्म कुछ खास ही थी। क्या था, धुरंधर टाइप था कि क्या एक आदमी को एक गैंग में इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा है कि जानने के लिए, उस गैंग को तबाह करने के लिए भेजा जाता है, और फिर बस। एक्चुअली टॉपिक सही है, वो टॉपिक बहुत जबरदस्त है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का। लेकिन क्या सीन्स बनाई गई थी, मुझे लगता है 100 सीन्स बनाई गई थी। वो 100 सीन्स को
एक साथ जोड़ा गया था, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। और जो शिवम पंडित है, जो कैरेक्टर है, 19 ईयर्स पहले वो कैरेक्टर दिखाया गया था हमें, जो एक्चुअली इमोशनल लव स्टोरी थी 2007 में आई थिंक। बहुत ही ज़बरदस्त इमोशनल लव स्टोरी थी, लेकिन इसमें वो कैरेक्टर कैरी फॉरवर्ड किया है। वो अचानक इंटरपोल का ऑफिसर आता है, उसको बोलता है कि नहीं चलो तुम्हें एक मिशन पे जाना है, क्योंकि उसको जिस लड़की को उसने अचानक अडॉप्ट किया, वो लड़की को एक गैंग स्मगलिंग करती है बैंकॉक। और ये जो महाशय हैं, जो शिवम पंडित है, वो एक सुपर हीरो हैं। हाँ, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, वो इतने सुपर हीरो हैं, इतने सालों के बाद वो बिल्कुल मतलब थोड़ी भी एज में आगे नहीं बढ़े हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इतने स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि वो डायरेक्टर के हिसाब से उसने अपनी बॉडी, इमरान हाशमी ने बहुत ज़बरदस्त बनाई है, बिल्कुल फिजिकली फिट है और उन्होंने बॉडी बिल्कुल ज़बरदस्त बनाई है। कोई आर्टिफिशियल, कोई सिक्स पैक्स नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बनाई है। इसलिए इसको मानना पड़ेगा, इमरान हाशमी को मानना पड़ेगा। लेकिन उसको इतना स्ट्रॉन्ग दिखाना खामखा, और वो बॉडी दिखाने की वजह से वो सीन को डालना जिसमें वो इंटरपोल ऑफिसर उसको बोल रहा है कि नहीं यार तुझे फाइट करने की ज़रूरत नहीं है 7 फीट के एक आदमी के साथ, लो फिर भी नहीं उसको फाइट करना है, उसके साथ जाके और मार खाना है, मार खाते जाना है। वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको कितने भी घाव दो, कितना भी मारो, कुछ नहीं होता है। और फिर वो 1 2 1 2 3 मारता है और वो आदमी 7 फुट का धड़ाम नीचे। मतलब वो जो एवेंजर्स के सुपर हीरोज हैं, थॉर है, कैप्टन अमेरिका है, आयरन मैन है, सब सोच रहे होंगे, वो ये पिक्चर देख के सोच रहे होंगे हम क्या कर रहे थे यार, ये कहाँ से आया इंडिया में। ओवर द टॉप है। मुझे ऐसा लगा कि इस फिल्म में ओवर द टॉप है, लेकिन चल रहा है। और मुझे वाकई में ऐसा लगा कि इस फिल्म में अगर कोई चीज़ अच्छी है तो वो है इमरान हाशमी की परफॉर्मेंस। फ्रैंकली स्पीकिंग, उसकी ऑनेस्टी, उसकी कमिटमेंट टुवर्ड्स हिज कैरेक्टर। मैं वही बता रहा हूँ, आप खुद रियलाइज कीजिए। एक सीन आपको बताऊं कि वो उसको इंटरपोल के ऑफिसर के मर्डर में उसको बैंकॉक पुलिस इतना 3rd डिग्री टॉर्चर करती है, पता नहीं शॉक वॉक देती है, पता नहीं मार डालती है उसको, इतना मारती है, इसको फर्क नहीं पड़ता बंदे को। उसको नेक्स्ट सीन में, और वो नेक्स्ट सीन में आप नोट कीजिए, वो जूता और जीन्स पहन के और भाई साहब फुल भाई लोग के एटीट्यूड में वो वॉशरूम में जाता है, कैदियों के वॉशरूम में, वहाँ के गुंडे मवाली गैंगस्टर्स के साथ जाता है और उनको धक्का वक्का देता है, उनसे फाइट करता है, बिंदास मारा मारी करता है। आई मीन ये डायरेक्टर क्या पागल हो गया है क्या यार। अभी आप बताओ, दियो गालियां। फैन क्लब है इमरान हाशमी का, बिना सोचे समझे। कोई मतलब होता है यार। आई मीन इतना यंग भी दिखाना यार, साल गुजर गए हैं, इतने सालों गुजर गए हैं, फेस पे एक रिंकल नहीं, बाल में एक सफ़ेद बाल नहीं। मैं जो ऐसा लगता था जैसे वो देसी ब्लिंक के कोई डर्मेटोलॉजिस्ट को बुला गया है। ठीक है यार, अच्छा लग रहा है, हैंडसम लग रहा है, लंबे बाल है, मस्त लग रहा है यार, दिखने में तो बिल्कुल चकाचक लग रहा है, शार्प लगा है उसको, मालूम कि कभी मरेगा नहीं। हाँ, ये भी एक शिवम पंडित को एक श्राप है कि कभी मर नहीं सकता उसको, कोई गोली, कोई चोट, कोई काट कभी कुछ भी आ जाए, लेकिन वो कभी मर नहीं सकता। ये एक अजीब है कैरेक्टर है यार इस पिक्चर में, कि उसको श्राप है क्योंकि कभी मर नहीं सकता। अच्छा, उस सीन के बाद जो वो गुंडों को मारता है, उसकी सीन के बाद भाई साहब भाग रहा है और 6 फीट की दूरी पे बैंकॉक पुलिस उसको बोलती है रुकने के लिए, वरना वो गोली मारेगी। और अचानक 200 मॉन्क आ जाते हैं मरून कपड़ों में, पीछे से उसको कवर करते हैं और उसके ऊपर मरून कपड़ा डाल देते हैं अचानक। और 6 फीट के दूरी पे ही वो पुलिस वाले खड़े हैं और वो हैं जो फुद्दू लोग हैं, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और वो हर चीज़ पे, हर फाइट पे, हर सीन पे उन्होंने पुराना गाना डाला है, तेरा बस वो खुश गाना है, वो पब्लिक खुश यार पब्लिक खुश। तो बस इसमें मतलब वो पिक्चर उन्होंने बिल्कुल उस चीज़ पे बैंक किया है कि यार इन गानों पे लोगों को पागल करना है, चाहे सीन कुछ भी हो, हमें वो गाने बीच में ज़रूर डालना है। ये 3 गाने यूज़ किए हैं, ज़बरदस्त चल रहा है यार, मस्त। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ओरिजिनल आवारापन थी वो 2007 में थी, और ये फिल्म जो थी, ये जो ओरिजिनल फिल्म थी वो एक इंस्पायर्ड थी एक कोरियन फिल्म से, अ बिटर स्वीट लाइफ से। और इस फिल्म का क्लैश हुआ था, वो मुझे याद है कि धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल की फिल्म अपने के साथ। और उसी दिन एक और फिल्म रिलीज हुई थी हिमेश रेशमिया की, आपका सुरूर। और उन दोनों की वजह से ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप थी। इनके गाने बहुत सुपरहिट थे, उन गानों की वजह से ये फिल्म को बस बैंक किया गया और वो सक्सेस हुआ। इंग्लिश में बोलते हैं नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो ये पिक्चर सक्सेसफुल है, बस दैट्स इट, पॉइंट ब्लैंक। और ये जो आवारापन 2 है, ये भी कॉपी है, मैं आपको बता दूं, एक जापानीज फिल्म है लेजेंडरी असैसिन, इससे इंस्पायर हुई है ये फिल्म भी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो लेकिन कोई गलत नहीं है ना, इट्स नथिंग बैड टू बी गेट इंस्पायर्ड, यू नो, इट्स गुड टू गेट इंस्पायर्ड एज लॉन्ग एज यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, इट्स ओके। इस फिल्म को जो कल्ट क्लासिक लोग बता रहे हैं, जो इनके फैंस हैं, जो आज है, तो मैं आपको बता दूं कि आधे लोगों में, ये जो आधे लोग जो ये इतना गालियाँ चिल्ला रहे हैं,
आधे लोगों ने तो वो फिल्म देखी भी नहीं है, इन सब ने सिर्फ वो गाने सुने, आधे लोग ने तो फिल्म देखी भी नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, जितने भी मैच्योर्ड लोग थे वहाँ बैठे हुए थे, वो उनको पता था कि यार हमको ये नॉस्टैल्जिक फील के ऊपर चिटकाया गया है ये सब कुछ जो चल रहा है। कोई सेंसेस इंटरवल के बाद तो वो सीन्स का कोई कनेक्शन ही नहीं था एक दूसरे के साथ, ना कोई इमोशनल कनेक्शन था पिक्चर में, ना कोई ऐसा कैरेक्टर था जिसको आप थिएटर के बाहर निकल कर याद कर सको। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, कोई भी कैरेक्टर याद नहीं आएगा आपको बाहर निकलने के बाद, ये फैक्ट है, आप अंदर से पूछिए। पूरी फिल्म जो है वो अभी नाइट चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर करके एक अच्छा स्क्रीन प्ले बना सकते थे, लेकिन इन्होंने ध्यान दिया इस गैंगस्टर फैमिली के ऊपर, जिसमें बाप है, दो बेटे हैं, एक पागल है, उसकी बहन जो है दिशा पत्नी, और वो जो एक पागल जो मेन विलेन है। हाँ, मेन विलेन पे बता देता हूँ, मेन विलेन का नाम है पूरन गब्बी और ये भाई है वामिका गब्बी का। और इस विलियन को जो है, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस विलियन को जो रोल दिया है, मुझे तो ऐसा लगा कि इमरान हाशमी से ज़्यादा रोल और पावरफुल रोल इसका है कसम से। और इसने जो ओवर एक्टिंग की है, इतना बकचोदी बना किया है इस एक्टर ने कसम से। जो पार्ट 1 था ना आवारापन, जिन्होंने देखी है, याद कीजिए कि उसमें आशुतोष राणा थे और क्या रोल किया था उस आदमी ने यार। आशुतोष राणा ने सुपर्ब काम किया था, विलियन थे यार वो। ये क्या, ये विलियन है? इसने क्या किया है यार? इसको मतलब इसने कुछ पैसे वैसे दिए हैं या कुछ किसी और तरीके से रोल लिया है? क्या रोल किया है यार? ओवर एक्टिंग के ऊपर ओवर एक्टिंग, मतलब इतना उसने किया है कि यार दिल कर रहा था स्क्रीन के अंदर जाके इसको लफाड़े मारे यार कसम से। क्या दिखाया मतलब। और दिशा पत्नी को तो बोला है कि देखो भाई बहन, तुम एक काम करो, तुम जो है ना अपने फेस से ना एक्सप्रेशन हटाना और ना अपनी क्लीवेज हटाना, बस इसको, ये दो चीज़ को रहने देना पूरी पिक्चर में। बस अपना सीरियसनेस दिखाते रहना, एक एक्सप्रेशन और अपनी क्लीवेज, इसको चेंज मत करना। पूरी जितनी भी ड्रेसेस चेंज हो जाए, मगर तुम बस कंटिन्यू बस। पिक्चर में वही चल रहा था। और ये जो पूरन गब्बी, इसको एक्चुअली मुझे उसको देख के क्या याद आ रहा है, हीरोपति 2 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी था ना, वो लुक्का, उसको ऐसे लग रहा था उसको लकवा हो गया है। नवाजुद्दीन को लकवा हो जाएगा ना तो ये एक्टर लगेगा पूरन गब्बी। मुझे तो ऐसे लग रहा था, मुझे अब भी याद आ गया, वो ऐसे लग रहा था कसम से, इतना थर्ड क्लास था। और दो एक्टर्स जो बहुत सीनियर एक्टर्स हैं, एक वो तो मेरा फेवरेट है सुखविंदर विक्की, वो बहुत अच्छा एक्टर है, उसको भी वेस्ट किया खाम खा। शबाना आज़मी तो पता नहीं क्यों इस फिल्म में थी। एक्चुअली शबाना जी से खुद पूछना पड़ेगा, आप इस फिल्म में क्या कर रही थी, पूछना पड़ेगा। अच्छा, इस फिल्म के राइटर हैं बिलाल सिद्दीकी, जिन्होंने बार्ड ऑफ ब्लड, बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड, मेहता एंड सन्स, पता नहीं बहुत अच्छी स्टोरीज लिखी हैं। तो उनको इस फिल्म में क्या हो गया था, आई डोंट नो इस फिल्म में क्या है, बट ये फिल्म सक्सेसफुल है। आई थिंक पीपल आर एंजॉइंग, फुल जा रही है। फर्स्ट डे का कलेक्शन 26 करोड़ हुआ है, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। एंड congrats to विशेष फिल्म्स, congrats to इमरान हाशमी, एंड आई थिंक ही रियली डिजर्व्स इट। एटलीस्ट उसको सक्सेस मिला है कैसे भी करके। congrats to all the इमरान हाशमी फैन क्लब। और आप लोग कंटिन्यू कीजिए, और आपको जिसको गाली देनी है दीजिए, मुझे देनी है दे दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग को आप खुश रहिए। मैं तो चाहता हूँ, मैं फिर भी बोलूँगा कि थिएटर में देखिए फिल्म को, सिनेमास को इनकरेज कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ आप अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जाइए, फैमिलीज़ के साथ जाइए, सिनेमास में जाइए, एंजॉय कीजिए, ठीक है? चलिए, खुश? तो चलिए दूसरी फिल्म जो मैंने देखी, बंटवारा 1947। जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि आवारापन को तो बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन अफसोस ये है कि बंटवारा 1947 को बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स मिला है। तो लेकिन उसको रिव्यू करने से पहले मेरे सारे पाकिस्तानी भाइयों को और हिंदुस्तानी भाइयों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं हूँ सुनील भी, और आप देख रहे हैं कुछ भी बोलते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा सबको कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं। मैं जितना भी थैंक यू आप लोगों को बोलूँ उतना कम है। आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, ये बहुत काफ़ी है मेरे लिए। आप सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन मेरे वीडियोस देखो, ये मेरे लिए बहुत है। इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। और फिर से विशिंग यू ऑल माई पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड ऑल माई इंडियन ब्रदर्स अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सो मच। सो लेट्स कंटिन्यू। मैं बात कर रहा था कि मैंने एक ही दिन में दोनों फिल्में देखी, आवारापन 2 और दूसरी देखी मैंने बंटवारा 1947, जो भी थिएटर में काफ़ी फुल नहीं था। तो ये मुझे बहुत ही थोड़ा दुख हुआ कि थिएटर फुल नहीं था, लेकिन जितने लोग थे वो बहुत ही क्लासी लोग थे। जो ऑडियंस आवारापन 2 में थी
वो डिफरेंट जॉनर की थी, और जो बंटवारा 1947 में थी वो बहुत ही अलग थी। यहाँ बहुत क्लासी, रिच और बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस थी, बहुत सीरियस ऑडियंस थी। मुझे बहुत अजीब लगा था क्योंकि मैं हूँ मुंबई का छोकरा हूँ, तो मैं तो थिएटर में वहाँ गेटी गैलेक्सी और वहाँ देखने वाला आदमी हूँ, तो मैं तो फुल फॉर्म में गया था, मैं पूरे जोश में था। मुझे बहुत खुशी थी एक्चुअली कि दुबई में ये फिल्म रिलीज हुई। मुझे ऐसा लग रहा था कि दुबई में ये फिल्म रिलीज नहीं होगी, लेकिन दुबई में फिल्म रिलीज हुई तो मैं इसमें ही बहुत खुश था कि मैं दुबई में थिएटर में देखने जाऊंगा। तो मैं थिएटर में देखने गया और पिक्चर शुरू हुई। और ये फिल्म, जैसे कि आप सबको अभी पता है कि ये बंटवारा 1947 के पार्टीशन के ऊपर है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान कैसे अलग हुए, और बहुत दुख की बात है। ये वो घाव है, ये वो दर्द है जो हम याद ही नहीं करना चाहते। इसी वजह से एक्चुअली अब मैं ये बात करना चाहूँगा कि क्यों इस फिल्म को रिस्पॉन्स नहीं मिला। हालांकि जो प्रमोशंस हैं वो इतने बड़े हुए, सनी देओल अपने बेटे को लेकर, प्रीति जिंटा को लेकर हर जगह गए, ऑल ओवर इंडिया गए, यहाँ तक कि आमिर खान के साथ गए, कौन बनेगा करोड़पति पे भी गए, प्रीति जिंटा के साथ अमिताभ बच्चन के शो पे गए। लेकिन फिर भी इसके बावजूद इस फिल्म को इतना ठंडा रिस्पॉन्स क्यों मिला? इसकी क्या वजह है? इसकी बहुत सारी वजह है। क्या है कि गदर और गदर 2, इसके बाद बहुत कुछ सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया ये इंडिया पाकिस्तान का टॉपिक। जो लोग थे वहाँ, जो बैठे हुए थे, जो थिएटर में थे, काफ़ी पहचान वाले थे। तो जब वो लोग बाहर पिक्चर के बाहर निकले, पिक्चर में काफ़ी सीन्स अच्छी भी थी, काफ़ी सीन्स थी जिस पे मैंने सीटी ताली बजाने लग गया था, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं तो ऐसा हूँ कि मुझे वो कोई सीन अच्छी लगती है, कोई सनी देओल की सीन्स ऐसी थी जो सीटी ताली बजाने वाली थी, तो मैंने सीटी ताली बजाई, तो सब मुड़ मुड़ के मुझे देखने लग गए। सब इतने सीरियस बैठे थे, मुझे समझ में नहीं आया क्यों, क्योंकि बहुत सीन्स अच्छी थी, कोई सीन्स वाकई में बहुत अच्छी थी। हालांकि फिर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो इस फिल्म की अच्छाइयाँ थी वही इस फिल्म के खिलाफ चली गई। अब आप कहेंगे ये क्या बोल रहा है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस फिल्म की अच्छाइयाँ क्या है। राजकुमार संतोषी और सनी देओल का कॉम्बिनेशन, करेक्ट, घायल, फिर दामिनी, फिर घातक, और इन तीनों पिक्चर में क्या है, इमोशंस, डायलॉग्स, मारामारी और ये जोश, इस फिल्म का जोश जो इस फिल्म में नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं था। और इसका जिम्मेदार है आमिर खान। आमिर खान को ये समझना चाहिए था कि क्यों राजकुमार संतोषी 9 साल से इस फिल्म को बनाना चाहते थे और कोई भी मेकर नहीं लेना चाहता था, कोई भी मेकर इस फिल्म को फाइनेंस नहीं कर रहा था, कोई भी एक्टर इस फिल्म को नहीं काम करना चाहता था। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक था ही इतना सीरियस, इतना इमोशनल। वी आर इन 2026 आमिर भाई, वी आर इन 2026। आप खुद ये समझ नहीं पाए। आपने 1984 की फॉरेस्ट गंप ब्लॉकबस्टर को लेकर 2022 में बनाया, रिलीज किया, और आपने सोचा वो ब्लॉकबस्टर होगी। कितना मुंह पे पड़ी कि नहीं आपको? तो आपको समझ जाना चाहिए था कि वक्त के साथ हमको चलना है, वक्त के साथ। आपके सामने आपकी इतनी बड़ी फिल्म के सामने आवारापन 2, एक इमरान हाशमी की फिल्म ने आपको पछाड़ दिया। आपको समझ जाना चाहिए, तो आपको सेंस होना चाहिए। आपकी गलती है। आपसे प्रमोशन करने गए कौन बनेगा करोड़पति में, जहां सनी देओल अपने बेटे को लेके पूरे इंडिया में गए, वहां भी डायलॉग बोल रहे थे, 2.5 किलो का हाथ किस पे पड़ता है तो आदमी उग जाता है। तो देखिए, आपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो जी गलत थी। आपने मार्केटिंग भी ऐसे की कि इस फिल्म में वो सब कुछ होने वाला है जो पहले सनी देओल करता था, कि पाकिस्तान को ये करता था, पाकिस्तान में पंप उखाड़ता था, बिजली का खंभा उखाड़ता था, ये सब। तो लोगों को एक गलत कॉन्सेप्शन हो गया था कि ये पिक्चर भी ऐसे ही होने वाली है, जबकि ये फिल्म एक्चुअली बहुत अच्छी है। एक्चुअली अगर आप पूरी पिक्चर देखोगे ना, आप रो पड़ोगे। ये पिक्चर इतनी इमोशनल है, इतनी ज़बरदस्त है। ये फिल्म बहुत स्लो है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये फिल्म अगर OTT पे आती तो सुपर डुपर हिट होती। सच बता रहा हूँ मैं आपको, ये फिल्म अगर OTT पे आती तो पता नहीं कितने मिलियन व्यूज़ मिलते इस फिल्म को। मैं सच बता रहा हूँ, ये दिल से बता रहा हूँ। ये फिल्म इतनी इमोशनल थी कि मैं कई बार रोया और कई बार मुझे सीटियाँ तालियां भी बजाई। तो ये फिल्म थी उस टाइप की। पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आया कि काफ़ी लोगों से पहले पूछा तो लोगों ने बोला यार वो सनी देओल है यार, मुस्लिम है इस फिल्म में यार, पाकिस्तानी है यार, वो ऐसे कैसे? तो ये मुझे समझ में नहीं आया। वही तो ये बता रहे हैं इस फिल्म का मैसेज क्या है कि इंसानियत में विश्वास करो। ये हिंदू मुस्लिम बंद करो, इंसानियत पे विश्वास करो आप लोग। ये कब समझेंगे हम लोग? कब ये समझेंगे? हम दुबई में हैं, आप दुबई में देखो, दुबई में कोई किसी में फ़र्क नहीं समझता, कोई भेदभाव नहीं है, हम साथ में बैठते हैं सब। ये कब हम समझेंगे? पहली बात तो ये मेकर्स को शायद ये लगा कि हमें गदर 2 का फ़ायदा मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इनको लगा गदर 2 का जो क्रेज़ है ना वो इस फिल्म में मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपकी स्टोरी क्या है? आपकी स्टोरी अलग है, गदर 2 की स्टोरी बिल्कुल अलग है, उसका फील अलग है, उसकी वाइब अलग है, उसका पूरा थीम ही अलग है। और दूसरी बात, ये फिल्म कमर्शियल है ही नहीं।
ये फिल्म बहुत ही रियलिस्टिक और वो रियल इंसिडेंट्स दिखाती है जो हुआ है, और उसमें मुझे लगता है आजकल लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि लोगों के लाइफ में ही बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी दुख है। तो वो जब सिनेमा जाते हैं तो वो रोना नहीं चाहते हैं, मुझे ऐसे लगता है। मुझे लगता है कि जब वो थिएटर जाते हैं तो वो बहुत इंजॉय करना चाहते हैं। इसी वजह से वेलकम टू द जंगल और धमाल 4 जैसी फिल्मों ने 100 करोड़ के ऊपर किया, जबकि मैं गलत गया था। मुझे लगा कि धमाल 4 को तो आधे में उठ जाना चाहिए। मेरी एक दोस्त ने मुझे बोला कि भैया आपने धमाल 4 को रिव्यू इतना ख़राब कैसे दिया, धमाल 4 तो मैं हंस हंस के पेट में दर्द हो गया। मैंने कहा देखो भाभी, आप इसलिए इतना हंस रही थी क्योंकि आपके ज़िंदगी में दुख बहुत है, और आपके पेट में दर्द इसलिए हुआ क्योंकि आपने लार्ज पॉपकॉर्न लिया और उस पॉपकॉर्न में सॉल्ट, चीज़ और चीतोस पॉपकॉर्न मिक्स कर दिया, इसलिए पेट में दर्द हुआ। तो मैंने उसको ऐसे जवाब दे दिया। मैं कभी कभी गलत हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि धमाल 4 जैसी वाहियात फिल्म को तो मुझे लगता है बैन कर देना चाहिए, लेकिन वो फिल्म चल गई। तो ऑडियंस है, ऑडियंस इज गॉड। आई मीन वो फैसला करती है। जैसे अभी रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले हफ्ते मैंने एक फिल्म देखी, ओ माई डॉग। मैंने उसका रिव्यू भी किया है, आप देखिएगा मेरा रिव्यू। ओ माई डॉग ज़बरदस्त A1 फिल्म है। आप वो फिल्म अगर आपके OTT पे आए प्लीज़ देखिएगा। एक सिर्फ कुत्तों के ऊपर है, कुत्ते और मालिक के रिलेशन के ऊपर है। 2 स्टोरीज हैं, दोनों में ये एक है कुत्ता मालिक, मालिक कुत्ता। लेकिन क्या स्टोरी है, क्या डायरेक्शन है, क्या इमोशन है, ज़बरदस्त फिल्म है। लेकिन नहीं चली, थिएटर में रिलीज़ किया, ख़त्म हो गई, शोज़ ही उतार दिए पिक्चर में से, थिएटर्स में से उतार दिया उन्होंने। क्या करें, पिक्चर को किसी को देखना ही नहीं है, किसी को इमोशंस देखनी नहीं है, किसी को फीलिंग्स देखनी नहीं है, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। आजकल की ऑडियंस को नहीं चाहिए, क्या कर सकते हैं आप बताइए। तो इस फिल्म में भी यही है। इस फिल्म में शबाना आज़मी ने क्या काम किया है, एक माँ का रोल, शी हैज़ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और सनी देओल ने जो रोल किया है वो आज तक नहीं किया है। मैं आपको एक बात बता दूं सनी देओल के बारे में, कि अगर इस फिल्म में उसको नेशनल अवार्ड नहीं मिला तो नेशनल अवार्ड का कोई मतलब ही नहीं ठहरता। मैं आपको बता रहा हूँ, इस फिल्म में ही मस्ट गेट अ नेशनल अवार्ड। ही हैज़ डन समथिंग विच ही हैज़ नेवर डन बिफोर। अगर धर्मेंद्र जी ऊपर से देख रहे होंगे तो आज उनको अपने बेटे पे फख्र होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और मुझे ये इतना अच्छा लगता है कि जब भी सनी देओल का नाम आता है तो उसके वहाँ लिखा होता है धर्मेंद्र सन सनी देओल। सो ग्रेट ऑफ हिम, सो ग्रेट ऑफ सनी देओल टू राइट धर्मेंद्र सन। धर्मेंद्र जी, आई वॉज द बिगेस्ट फैन ऑफ धर्मेंद्र जी, एंड ही मस्ट बी सो प्राउड ऑफ हिज सन। क्या रोल किया उन्होंने, इतना सटल, इतना सॉफ्ट, इतना इंटेंस रोल किया उन्होंने। उनके अंदर की घुटन, जो उनका बेटा उनके खिलाफ जाता है, जो एक हिंदू औरत के लिए वो लड़ते हैं, पूरे पाकिस्तान की उनके एरिया के लिए वो लड़ते हैं उस औरत के लिए, क्या दिखाया उन्होंने। ब्यूटीफुल, आई मीन द डायरेक्शन इज ब्यूटीफुल, द स्टोरी इज फैंटास्टिक। बट वो आजकल नहीं चलती है। 2026 है ये, इसमें धमाल 4 जैसी चलती है। मगरमच्छ निकल आता है, सांप निकल आता है, रितेश देशमुख सांप को पकड़ता है, मगरमच्छ की आंख में उंगली डालो, ये चलता है। अजय देवगन डॉल्फिन के ऊपर दोनों घोड़ों की तरह चल के आता है। हमें वो चाहिए, हमें बेवकूफ़ी चाहिए, हमें गधापन चाहिए। जी हाँ, हमें वो चाहिए। तो दिस इज व्हाट आई डोंट नो, इट्स वेरी सैड, बट दिस इज द रियलिटी व्हिच आमिर खान डिड नॉट अंडरस्टैंड। स्टूपिड पर्सन इज। और मुझे दुख इस बात का कि लंदन में बैठे जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा क्रिटिक कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि ये फिल्म इसलिए फ्लॉप हुई है क्योंकि सनी देओल जो है बूढ़ा हो चुका है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई आदमी किसी को बूढ़ा या बूढ़ी कहता है। एक बात ये हकीकत आप समझ लीजिए कि हर इंसान को कभी ना कभी बूढ़ा या बूढ़ी होना ही है। ये वो हकीकत है जो सबके सामने आने वाली है। तो प्लीज़ किसी को बूढ़ा मत कहिए। सनी देओल ने इस फिल्म में पहली बात तो एक जवान बेटे के बाप का रोल किया है। तो भाई साहब, आप लंदन में बैठे बैठे ये बेवकूफ़ी की बातें मत कीजिए। आप जब आते हो स्क्रीन पे ना, आपके यहाँ भी ऊपर नकली बाल हैं, आप भी मेकअप वेकअप करके फुल मेकअप करके बैठते हो और गधे की तरह हंसते हो। ये मत कीजिए, आप किसी का मजाक मत उड़ाइए। आप सच बोलिए जो बोलना है, ठीक है ना। प्लीज़ जो रियलिटी है वो रियलिटी बात कीजिए। तो बट स्टिल आई वुड विश इफ यू हैव द इमोशंस, इफ यू हैव द फीलिंग्स, एंड इफ यू आर इन अ मूड ऑफ watching a real emotional movie, watch Batwara 1947. But it's for the aged people, it's for those matured kind of people. Matured. Don't take your children along with you, because the children will not understand, they will not relate to that kind of cinema. They like this उसमें ठीक है, but Batwara is that kind of a movie. It's a nice movie, and when it comes on OTT, definitely you will enjoy. But cinemas में अभी जो देख सकें, but it's very sad that के opening नहीं मिली है। बहुत दुख की बात है। But Sunny Deol, congrats to you. You have done a fantastic job. You are the Sunny Deol. आज के बाद मैं जब भी कहूँगा, I will say the Sunny Deol. This is my take on Aavarapan 2 and Batwara. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो
सब्सक्राइब कीजिए, वरना अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन विशिंग ऑल माई इंडियंस, ऑल माई पाकिस्तानी ब्रदर्स अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बहुत बहुत आपको तरक्की मिले, बहुत बहुत खुशियाँ मिले, आप अपनी फैमिली के साथ रहें, खुश रहें और बहुत ही आपको कामयाबी मिले। थैंक यू सो मच। दिस इज सुनील बी, कुछ भी बोलते हैं। थैंक यू सो मच। कुछ भी बोलते हैं